हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक और एसेंशियल एलिमेंट जिसका नाम है फ्री कंसेंट। दोस्तों, इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स आता है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसके ऊपर कम से कम 4 to 10 मार्क्स का वेटेज इस टॉपिक को दे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसेंट की डेफिनेशन क्या है। कंसेंट हम किसको कहते हैं? जब दोनों पार्टीज़ सेम थिंग के ऊपर सेम सेंस में एग्री करेगी, एक ही चीज़ के ऊपर सेम थिंग के ऊपर एग्री हो रहे हैं, दोनों पार्टीज़ एग्री हो रहे हैं सेम थिंग के ऊपर सेम सेंस में, तो उसको कहा जाएगा कि दोनों पार्टीज़ अपना अपना कंसेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये समझो, ये समझने वाली बात है कि दोनों जो पार्टी समझ रही है, एग्री कर रही है, वो उसके लिए सेम थिंग होनी चाहिए। दोनों पार्टीज़ के लिए सेम थिंग पे दोनों एग्री होने चाहिए और सेम सेंस में एग्री होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि दोनों पार्टीज़ का कंसेंट मिल रहा है। और ये कंसेंट फ्री होना चाहिए। किससे फ्री होना चाहिए? तो ये 5 एलिमेंट से फ्री होना चाहिए। पहला एलिमेंट कौन सा है? पहला एलिमेंट है फ्रॉड, कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इन 5 चीज़ों से वो क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। म्हणजे आपका कंसेंट में कोएर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इससे जब फ्री होगा तो हम कहेंगे कि दोनों पार्टीज़ का फ्री कंसेंट है। और याद रखना कि ये जो कोएर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इन 4 केसेस में अगर कंसेंट में ये 4 चीज़ें, 4 में से कोई भी चीज़ आती है तो कंसेंट को फ्री नहीं कहा जाएगा। और इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइडेबल रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो रहेगा। खाली मिस्टेक के केस में क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो चलो हम एक एक करके अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कोएर्जन का मतलब क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा, फ्रॉड का मतलब क्या है और मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। तो हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है कोएर्जन। तो कोएर्जन का मतलब होता है कि किसी को डराना। आप कोई भी ऐसी एक्ट कर रहे हो, आपने कोई ऐसी एक्ट की है जो आईपीसी के तहत फोरबिडन की गई है, प्रोहिबिट की गई है। ये वो एक्ट करना अलाउड नहीं है, वो एक्ट बैन है। आप ऐसी कोई एक्ट कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, या तो फिर आप थ्रेटनिंग टू कमिट कर रहे हो, आप डरा रहे हो सामने वाले को कि मैं ऐसा करूँगा। और या तो आप सामने वाले की, दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी डिटेन कर रहे हो, अनलॉफुली डिटेन कर रहे हो, अनलॉफुल डिटेनिंग कर रहे हो, जब्त कर रहे हो, या तो आप उसको डरा रहे हो कि मैं जब्त कर दूंगा। तो अगर ऐसा कोई है आपका, आप सामने वाले को डरा के आप उसका कंसेंट ले रहे हो, तो हम कहेंगे कि ये कंसेंट फ्री नहीं है। इसको, ये कंसेंट में कोएर्जन आ गया, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। और ये जो आपने किया है, आपने सामने वाले को डराया है, आपका इसके पीछे इंटेंशन क्या था? वो सामने वाले पर्सन को आप कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में आप उसको एंटर करने के लिए ऐसा कर रहे थे। आपका इंटेंशन उसको एंटर करवाना था एग्रीमेंट में। तो यहाँ पे वही है, आपको डिटेल में बताया गया कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। अब ये एनालिसिस शुरू हो जाता है। एनालिसिस में भी वही सारी बातें कही गई है कि पहले तो आपको बताया है कि क्या क्या आता है कोएर्जन में। तो आप अगर कोई ऐसी एक्ट कर रहे हो जो आईपीसी के तहत करना अलाउड नहीं है, या तो आप सामने वाले को डरा रहे हो वो एक्ट करने के लिए, या तो फिर आप अनलॉफुल डिटेनिंग कर रहे हो सामने वाले की प्रॉपर्टी, या तो फिर आप उसको डरा रहे हो कि मैं डिटेन कर दूंगा, जब्त कर दूंगा। और ऐसा करने के पीछे आपका इंटेंशन क्या है? आप सामने वाले पर्सन को एग्रीमेंट में एंटर करवाना चाहते हो। तो यही सब सारी बातें कोएर्जन में आती है। तो हम कहेंगे कि कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है। और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? तो सबसे पहला इफ़ेक्ट होगा, ऐसा अगर कंसेंट आपने लिया है सामने वाली पार्टी से, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। सामने वाला पार्टी चाहे तो वो वॉइड कर सकता है, या तो फिर वो वैलिड भी रख सकता है। वॉइड करने के लिए उसको आवाज़ उठानी पड़ेगी कि मेरा कंसेंट जो है ये ज़बरदस्ती लिया गया है। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आगे, और क्या इफ़ेक्ट होगा कोएर्जन का? तो जो भी प्रॉपर्टी, जो भी पार्टी जिसको भी इसमें बेनिफिट मिला है, उसको वो बेनिफिट लौटाना पड़ेगा दूसरी पार्टी को। मुझे, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने वाला है, सामने वाली पार्टी आवाज़ उठा रही है, वॉइड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, तो जिस पार्टी को जो बेनिफिट मिला है उसको सामने वाली पार्टी को लौटाना पड़ेगा। आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, उसका रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सुसाइड की भी धमकी दे रहे हो सामने वाले को, कि आप सामने वाले पर्सन को ऐसा डरा रहे हो कि
ये करो नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगा, तो इस केस में भी वो कोएर्जन में ही आता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल ही होगा। अब सेकंड वाला एलिमेंट हम देखेंगे। सेकंड एलिमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस किसको कहा जाता है? जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट करती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के विल को तो तभी डोमिनेट करेगी जब एक पार्टी हायर पोजीशन पे रहेगी और दूसरी पार्टी एक लोअर पोजीशन पे रहेगी। तो सामने वाले की विल को आप डोमिनेट कर रहे हो और अपनी पोजीशन का आप फ़ायदा उठा रहे हो, गलत अनफेयर एडवांटेज लेना चाहते हो, उस केस में हम कहा जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो खाली ऐसा नहीं है कि हायर पोजीशन होने से ही ऐसा हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा। हायर पोजीशन होने पर वो जो हायर पोजीशन वाला बंदा है वो लोअर पोजीशन वाले बंदे का अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, तो उस केस में कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है? अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है। और इसका भी इफेक्ट क्या होगा? इसका भी इफेक्ट वही होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये केसेस ऐसे है जहाँ ये लॉ प्रिज्यूम करता है, लॉ पहले से ही मानता है कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें आ गया है। तो ऐसा कब होगा? जब यहाँ पे दिया है पॉइंट नंबर ए, वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट ऑथोरिटी ओवर द अदर। अगर कोई एक पर्सन जो है वो हायर लेवल पे है, दूसरा पर्सन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो लोअर लेवल पे है, तो हमेशा ऐसे माना जाएगा कि इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया है। या तो फिर बी, कब ऐसा होगा? वेयर ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू अदर, जहाँ पे भरोसे की बात आती है, ट्रस्ट की बात आती है, तो उस केस में भी ऐसा माना जाएगा कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल एन ओल्ड इलिटरेट पर्सन। आप ऐसे कोई पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परली या परमानेंटली अफेक्ट हो गई है, मुझे उसकी याददाश्त पे फ़र्क आ गया है, तो उस केस में माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो बना है, फॉर्म हुआ है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से, सामने वाले का कंसेंट जो लिया गया है इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया है। तो आपको इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि ए ने बी को, अपने सन को, अपने बेटे को पैसे दिए थे, एडवांस दिया था, और जैसे ही बी बड़ा हो गया तो ए ने क्या किया? अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस से उससे बॉन्ड ले लिया बी से, और बॉन्ड तो लिया ही, बॉन्ड ग्रेटर अमाउंट का लिया है, जो उसने लोन दिया था ना, जितने का लोन दिया था उससे ज़्यादा अमाउंट का उसने बॉन्ड लिया है। तो यहाँ पे ए ने क्या किया? अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बी, सन के ऑप्शन पे। आपको दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि एक ए है, वो बीमार है और बी जो है उसका मेडिकल अटेंडेंट है, तो बी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है ए को। बी कह रहा है कि आप मेरे नाम पे मुझे ज़्यादा पैसे दो, अनरीजनेबल सम दे दो। तो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए वो ज़्यादा पैसे मांग रहा है ए से, क्योंकि ए बीमार है, तो बी ने क्या किया है? अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दिया है। तीसरा एग्जांपल में बोला है ए ने लोन लिया था बी से, बी मनी लेंडर है विलेज का, और ये जो है ए को और पैसे चाहिए, पुराना तो लोन उसने लेके रखा है, अब ए को और पैसे चाहिए, तो बी उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है। बी बोल रहा है कि अब ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अनरीजनेबल अनफेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे मांग रहा है, तो इस केस में कहा जाएगा बी ने क्या किया है? अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल में कहा गया है कि ए ने अप्लाई किया गया था, अब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, ऐसा कहा है फोर्थ एग्जाम्पल में। ए ने अप्लाई किया था बैंकर को एक लोन के लिए। अब उस टाइम पे क्या चल रहा था? मार्केट में पैसों की बहुत तंगी थी, पैसे नहीं, मुझे मनी फ्लो बहुत कम था, तो बैंकर ने ए को बोला कि आपको लोन मिलेगा लेकिन आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको। तो ए ने ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर लिया। ये ट्रांजैक्शन में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं आता है क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है, ये बैंक्स के केस में चलता है। फिर इसका एनालिसिस आपको दिया है, एनालिसिस में वही सारी बातें कही गई है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होगा? तो सबसे पहले जब पार्टीज़ के बीच में रिलेशन कैसा होगा? नियर रिलेशन होगा, मुझे आपस में बहुत गहरा रिलेशन है उनके बीच में, तभी हो सकता है। दूसरा पॉइंट बोला है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होगा? जब एक पर्सन की जो पोजीशन रहेगी वो कैसी रहेगी? दूसरे के विल को वो डोमिनेट कर सकता है, ऐसी उसकी पोजीशन रहेगी। तो ऐसा कब होता है? इन सब केसेस में माना जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है। तो रियल एंड अपेरेंट ऑथोरिटी, म्हणजे एक पर्सन की पोजीशन जो है वो दूसरे से हाइयर है, जैसे कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है, मास्टर जो बोलेगा वो सर्वेंट को करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे
जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा वो ऐसा माना जाएगा कि उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा। या डॉक्टर और पेशेंट का, कि पेशेंट को वो सारी बातें माननी पड़ेगी जो डॉक्टर कहेगा, तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा। दूसरा, कब ऐसा होता है कि जब अनड्यू इन्फ्लुएंस आने के चांसेस होते हैं, वो होता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी म्हणजे जहाँ पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशन आता है। जैसे कि एखादा सॉलिसिटर और क्लाइंट है, जैसे कि लॉयर और क्लाइंट के बीच का रिलेशन, फादर एंड सन का रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ का, डेटर और क्रेडिटर का, इन सब में ट्रस्ट की बात आती है। तो इनके बीच में भी जो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो ऐसा माना जाएगा कि उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, आ गया होगा। तीसरा केस है मेंटल डिस्ट्रेस का। मेंटल डिस्ट्रेस म्हणजे एखादे पर्सन की मेंटल कैपेसिटी जो है वो टेम्पररी या परमानेंटली डाउन है, वो अफेक्ट हो गई है, उसकी याददाश्त चली गई है, तो उसके साथ आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस केस में भी ऐसा ही होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया ऐसा माना जाएगा। फोर्थ है अनकंसाइजनेबल बार्गेन्स, जैसे कि अनफेयर बार्गेन आप कर रहे हो, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप उसको लगा रहे हो सामने वाले को, तो ऐसा माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। तो यहाँ पे सारे एग्जांपल्स आपको दिए, आप एक बार रीड करोगे तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे। यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस कब माना जाएगा? पोजीशन तो हायर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पोजीशन हायर होने से अनड्यू इन्फ्लुएंस आ ही गया। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? सामने वाले का आप अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हो। आपने जो अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है ना, वो क्यों किया है? क्योंकि आप सामने वाले का अनफेयर एडवांटेज लेना चाहते हो। तो वो ऑब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, आपका वो मकसद है, आप सामने वाले का एडवांटेज लेना चाहते हो, गलत फ़ायदा उठाना चाहते हो। फोर्थ पॉइंट में बोला है बर्डन ऑफ प्रूफ। ये किसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं हुआ है? तो ये जो डोमिनेंट पोजीशन पे जो पर्सन है ना, जो हायर पोजीशन पे जो पर्सन है, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने अनफेयर एडवांटेज कुछ नहीं लिया है, मैंने जो किया है वो फेयर लिया है, सामने वाले का कंसेंट, ये उसको प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि कोर्ट के पास ये भी ऑप्शन होता है कि जहाँ पे वो देखता है ना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो कोर्ट बोल सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट को आप साइड में रख दो, और जो भी बेनिफिट सामने वाले को हुआ है वो उसको बोलेगा कि आप इसको वापस कर दो। ऐसा कोर्ट आदेश दे सकता है, यही बात उसमें कही गई है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। एक केस स्टडी दिया है। एक केस स्टडी ऐसा है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को टीचर ने कहा कि स्टूडेंट के पास एक ब्रांड न्यू कार थी, तो टीचर ने उसको कहा कि ये कार मुझे दे दो, आप मुझे सेल कर दो, जो प्राइस पे आपने परचेज़ किया है उससे कम प्राइस पे मैं आप मुझे ये दे दो, और मैं आपको क्या करूँगा, ज़्यादा मार्क्स दे दूँगा पेपर में, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मार्क्स दे दूँगा इसके बदले। तो ये जो केस है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो टीचर के ऊपर केस कर सकता है कि टीचर ने क्या किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के ग्राउंड पे उससे कंसेंट लिया है। तो वही बात बताई गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट के पास एक राइट आ जाता है, एक ऑप्शन आ जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, टीचर के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि टीचर जो है हायर पोजीशन पे है, वो स्टूडेंट के विल को डोमिनेट कर रहा है। टीचर कह रहा है कि मैं आपको ज़्यादा मार्क्स दूंगा, बदले में आप मुझे कार दे दो कम प्राइस पे। तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है, स्टूडेंट केस कर सकता है। इसके आगे का जो है फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। आप इस वीडियो को बार बार सुनो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, और फ्रॉड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार इसको सुनो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डाल सकते हो, या तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।